वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, ईकेटीयू फेज सेकंड की जो एग्जाम है, मैं बेसिकली बात करूं बीटेक फर्स्ट ईयर की, तो वो एग्जाम आपके 13 मार्च से सुनिश्चित किए गए हैं। ईकेटीयू की फाइनल डेट शीट भी आ गई है, ये आपको पता है। और इससे पहले जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा पेपर किस डेट को है। लेकिन उससे एक महत्वपूर्ण बात आज हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। और जैसा कि आप थंबनेल देख भी रहे होंगे कि ईकेटीयू में जो कॉपी होती है, जब आप पेपर देने जाती हैं तो आपको एक कॉपी मिलती है, एक बुकलेट आपको मिलती है, जिसको आपको अपने आंसर्स उसमें रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो उसमें कुछ एंट्रीज होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं कि ये आपकी कॉपी है, ये आपने ही फिल की है। तो उसके लिए आप उस कॉपी को कैसे फिल करें कि ताकि आपको कोई गलती ना हो और आपको रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना आए। मतलब जब आपका रिजल्ट आए तो आपके रिजल्ट में कोई इनकम्प्लीटनेस ना आए और आपका रिजल्ट कंप्लीटली पहले बार में ही आपका अपडेट होकर आ जाए। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे अगर पहले ही जो कॉपी फिल करते हैं उसमें गलतियां कर देते हैं, तो वहां पर समस्या हो जाती है उनके रिजल्ट के लिए, और फिर वो भागे फिरते हैं अपने कॉलेज में, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी के चक्कर वो काटते रहते हैं, तो समस्या उनके सामने क्रिएट हो जाती है। तो उसी से बचने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं, जब ट्वेल्थ का एग्जाम देकर आते हैं तो उससे सिनेरियो यहाँ पर पूरा चेंज रहता है, तो वो जरूर वहां पर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उसी से बचने के लिए यहाँ पर हमें पहले उसको समझना है किस तरीके से हमें सारी चीजें डिटेल्स को फिल करना है, बहुत अच्छे से, नीट एंड क्लियर तरीके से, जिससे कि हमारे रिजल्ट में कोई समस्या इन फ्यूचर ना आए। तो जब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फाइनल डेट्स जो आई हैं लगभग वही हैं, कोई चेंज आपकी डेट शीट में नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग फिजिक्स या जो केमिस्ट्री बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पेपर वही 13 मार्च को है। फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो बच्चे पढ़ेंगे उनका 15 मार्च को पेपर होना है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 18 मार्च को पेपर होना है। और जो पीपीएस या एफएमई पढ़ रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनका पेपर वही 20 मार्च को है। और सॉफ्ट स्किल या ईवीएस जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पेपर 22 मार्च 2024 को होना है। तो ये डेट्स है आपके पेपर्स की एग्जाम होने की, जिस डेट को आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। पहले जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी तब भी यही डेट थी, और फाइनल एग्जाम डेट शीट आने पर भी यही डेट शीट है आपकी, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉपी होती है वो कैसे आप फिल करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम। कुछ इस तरीके की कॉपी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप जाकर अपनी सीट पर बैठेंगे तो कुछ इस तरीके की कॉपी आपको देखने को मिलेगी। उसका जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, तो कुछ पार्ट वाइज आपको दिया है, जैसे पार्ट 1 यहाँ पर दिया हुआ है, पार्ट 2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पार्ट 3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और लास्ट में पार्ट 4 आपको दिया हुआ है। तो इनमें कुछ एंट्रीज आपको फिल करनी है, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वन बाय वन, पार्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करने हैं, कहाँ पर आपको एंट्री करनी है, कहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जब आप एंट्री करेंगे, अगर आप इस कॉपी को देखें तो कहीं पर आपको सर्किल भी करना होता है, यानी कि गोले भी करने होंगे डार्क। तो वो किस तरीके से करेंगे, और कहीं पर आपको एंट्री भी फिल करनी पड़ेगी, तो वो किस तरीके से फिल करनी है, थोड़ा सा ये आपके कॉपी के जो पहला पेपर होता है उसकी बैक साइड में ये इंस्ट्रक्शन दी होती है, लेकिन बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो उससे गलती यहीं पर होती है। अगर बच्चे इस चीज को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो वो मिस्टेक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सैंपल की फॉर्म में ये अगर आपका रोल नंबर है, रोल नंबर आपको मिलेगा, तो अगर ये आपका रोल नंबर है तो किस तरीके से आप इस तरीके से रोल नंबर को फिल कर देंगे। फिर आप उसी के सामने जो आपने उस बॉक्स में लिखा है उसी के नीचे वाले सर्किल में डार्क कर देना है उसको। फिर ऐसे ही सभी जो बॉक्सेस हैं उसके नीचे जो सर्किल दिए हैं उनको डार्क करेंगे आप। फिर आपको जो बचना है, करेक्ट मेथड आपका ये यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है, और इनकरेक्ट मेथड यानी कि आप किसी भी तरीके का इन सर्किल में टिक नहीं करेंगे, क्रॉस कहीं पर नहीं लगाएंगे, आधा सर्किल नहीं छोड़ेंगे, या फिर साइड से कर दिया, बीच में आपने सर्किल को नहीं किया, तो इन सब चीजों से बचना है। ये इनकरेक्ट मेथड्स की इंस्ट्रक्शन भी आपको दी जाती हैं आपकी कॉपी के बैक साइड पेपर पर। तो वो भी आप 5 मिनट निकालकर जरूर पढ़ें, जो जो इंस्ट्रक्शन वहां पर लिखी होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप उसमें कोड फिल करते हैं अपने सब्जेक्ट का, तो जैसे आपका कोड में जो सब्जेक्ट का कोड है उसमें माना 2 ही अल्फा है, दो मतलब अल्फा न्यूमेरिकल, और ये दोनों तरफ सेपरेट कर दिया गया है इनको। अल्फा अगर आपके पास यानी कि ए बी सी डी की फॉर्म में अगर कोई आपके कोड में डिजिट्स आती हैं, या फिर नंबर की फॉर्म में जो डिजिट्स आती हैं उनको अलग अलग आपको फिल करना है। सपोज जैसे 2 ही उसमें आपके नंबर दिए हैं, मतलब अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, जैसे एम ई दिया हुआ है, और न्यूमेरिकल में आपके 3 दिए हुए, बॉक्स आपके 4 हैं, तो आपको फर्स्ट बॉक्स से ही फिल करना है। अगर जैसे ये 3 हो गए, देखिए फर्स्ट से ही फिल है, ये 2 खाली हैं, फिर ये 3 ही है, ये खाली है। ऐसे ही आपके ये 4 हो गए, ये चारों हैं, एक लास्ट का खाली रह गया, और फिर ये भी खाली रह गया। और अगर माना आपके कोड में पांचों अल्फाबेट्स दिए हुए हैं तो पांचों अल्फाबेट्स आप फिल कर देंगे, और न्यूमेरिक भी आपके 4 हैं तो चारों फिल कर देंगे। तो मतलब एंट्री आपको फर्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करनी है।
ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपकी कॉपी के बैक साइड में पहले पेपर के दिए होते हैं, आप या तो वहां से पढ़ लीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। जो पार्ट 1 है वो स्टूडेंट के लिए होता है। पार्ट 1 में आपको एंट्रीज करनी होगी। क्या क्या एंट्री करनी होगी? जैसे सपोज हमारी जो डेट शीट है, अगर मैं डेट शीट पर आपको लेकर चलूँ तो पहला पेपर हमारा फिजिक्स का ही है 13 मार्च को, तो हम इसी पर डिस्कस कर लेते हैं और इसी को फिल करके हम यहाँ पर सारी एंट्री आपको बताएंगे। तो जैसे डेट ऑफ एग्जाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 13/3/2024, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख देंगे। पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है तो आप फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पर, या तो आप फर्स्ट लिख दें या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट, ऐसे एक ही लिखेंगे आप, दोनों चीजें नहीं लिखेंगे। या तो फर्स्ट आप ऐसे लिख दीजिए या फिर फर्स्ट आप इस तरीके से लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, किसी भी तरीके से आप वहां पर लिख सकते हैं। जिस जिस भी रूम नंबर में आपका रोल नंबर उस पर्टिकुलर सेंटर पर आपको दिया गया है, अलॉट किया गया है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सपोज हमने माना कि ए ब्लॉक है कोई और उसमें रूम नंबर 101 है, तो आप इस तरीके से वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये एक सैंपल की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। पेपर कोड जैसे कि आपको पता है फिजिक्स का क्या है, BAS101। इस तरीके से आपका पेपर कोड हो जाएगा कि आपका पेपर कोड जिस पेपर का या एग्जाम है आपका, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उसका कोड होता है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर सब्जेक्ट का नेम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे हमारा है इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो कंप्लीट तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो आप इंजीनियरिंग ऐसे लिखेंगे और फिजिक्स आप ऐसे फिल कर देंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट नेम हो जाएगा इंजीनियरिंग फिजिक्स। अब सेमेस्टर की बात करें, चूंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आप इस तरीके से फर्स्ट लिख दीजिए, या जैसे हमने शिफ्ट में फर्स्ट लिखा है आप वैसे ही फर्स्ट लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। सपोज जैसे मैं अपना ही नाम मेंशन कर देता हूँ, और जब भी आप एंट्री करें नेम की तो प्लीज आप कैपिटल लेटर में ही एंट्री फिल करें, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नेम यहाँ पर फिल कर दिया। अब हम रोल नंबर की बात कर लेते हैं। तो अगर मेरा रोल नंबर सपोज करिए यहाँ पर 0, चूंकि आपका सेशन 2023 है तो मैं पूरा थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आपका 23 आएगा, फिर आपका यहाँ पर कॉलेज कोड आएगा, माना कॉलेज कोड है 111, है ना। फिर कॉलेज कोड, फिर आपका ब्रांच कोड आ जाएगा। जैसे सपोज हमारा CS ब्रांच है तो 010 इस तरीके से, और फिर आपकी जो भी एंट्री होगी 2 3 4 इस तरीके से 5 6, ये आपका रोल नंबर हो जाएगा। मतलब ये आपका जो सेशन है उसके हिसाब से चेंज भी हो सकता है। ये बॉक्सेस यूनिवर्सिटी ने लास्ट के ईयर से बढ़ाए हैं, तो इसमें ये बॉक्सेस ज्यादा हैं। पहले रोल नंबर छोटी डिजिट का होता था, अब रोल नंबर थोड़ा बड़ी डिजिट का होता है। तो इस तरीके से आप ये चेक कर लेंगे कि आपका जो रोल नंबर है वो एज इट इज आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर 3 बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और COE। तो यहाँ पर तो पहले से ही एक मोहर लगी होगी, या फिर आपकी क्लास में आकर कोई भी कर्मचारी वहां पर कॉलेज का वो यहाँ पर मोहर लगाएगा। और आपको जो सिग्नेचर करने हैं, जैसे भी आपके सिग्नेचर हैं वो आप यहाँ पर साइन कर देंगे, ठीक है। आप जैसे भी साइन करते हैं, जैसे आपके एडमिट कार्ड में है, तो सपोज जैसे एडमिट कार्ड में मेरे साइन इस तरीके से हैं, तो आप इस तरीके से, सिंपल ललित लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से अपने साइन वैसे ही करें जैसे आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है। यहाँ पर आपको साइन नहीं करने हैं। यहाँ पर इन्विजिलेटर जो भी रूम में आपके ड्यूटी कर रहा है, मतलब जो भी टीचर आपके रूम में ड्यूटी करेगा वो यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ पर आपको साइन नहीं करने हैं। तो ये पहला पार्ट जो था आपके लिए, वो ये इस तरीके से आपको एंट्री फिल करनी है। चलिए अब जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है वो इवैल्यूएटर के लिए है। यानी कि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वो जो चेक करेंगे कॉपी, वो यहाँ पर एंट्री फिल करेंगे। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे क्वेश्चन वाइज यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, गिवन है। तो वो क्वेश्चन वाइज जैसे जैसे उनको जितने मार्क्स प्रोवाइड कराने हैं करते हैं, वो यहाँ पर सारे आपके एंटर करते चले जाएंगे और आपका टोटल यहाँ पर बस यहाँ पर जो आपको एंट्री करनी है, ये पेपर आईडी आपको लिखनी है। पेपर आईडी सपोज हमारी 1 2 3 4 5 6, ये तब आपको मिलेगी जब आपके पास पेपर आ जाएगा। जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हुआ 9:30, आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वहां पर आपको वो एक पेपर जो मिलेगा उस पर एक कोने में पेपर आईडी लिखी होती है, उस पर कोड भी लिखा होता है। कोड पहले से ही और वैसे आपके एडमिट कार्ड पर दिया होता है। जब आप एडमिट कार्ड, अभी मैं सैंपल भी दिखाऊंगा एडमिट कार्ड का, उसमें भी आपको एक एंट्री करके लेकर जाना है अपने साथ में, तो वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये पेपर आईडी, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आप पेपर आईडी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बस इतना एंट्री आप यहाँ पर करेंगे और कहीं पर भी आपको कुछ एंट्री नहीं करनी है, बस ये ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। चलिए अब पार्ट 3 पर आ जाते हैं। पार्ट 3 पर क्या क्या एंट्री आपको करनी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। पार्ट 3 भी किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले कोर्स, तो आपका कोर्स क्या है? बीटेक है, तो आप बीटेक यहाँ पर लिख देंगे। ब्रांच क्या है आपकी? जैसे माना CSE, सब आप कैपिटल लेटर में ही लिखें, ठीक है। CSE हो गया। सेशन आपका 2023-24 रहेगा। जो आपका सेशन है वो है 2023-24। आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होता है सबसे ऊपर। तो आपका सेशन हो जाएगा 2023-24। सेमेस्टर आपका फर्स्ट है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर सब्जेक्ट नेम, जैसा कि पीछे आपने एंट्री की थी, इंजीनियरिंग फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है जिसका आप पेपर देने गए हैं 13 मार्च को, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर पेपर कोड, जैसा कि अभी मैंने आपको एक सैंपल दिखाया था, उसमें क्या था यहाँ पर बेटा कि आप यहाँ से एंट्री स्टार्ट करेंगे, BAS
और फिर ये है 101, इस तरीके से। ये लास्ट के कॉलम आप छोड़ेंगे। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री कर देते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई हैं उसी के हिसाब से आप एंट्री करें तो बेहतर रहेगा। डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 13 मार्च को है 03, और ईयर है 2024। यहाँ पर आपका मेंशन भी है, देखिए DD, यानी कि ये 2 बॉक्सेस जो हैं ये डेट के लिए हैं, MM ये 2 मंथ के लिए हैं, और YYY ये जो 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं ये आपके ईयर्स के लिए हैं कि किस ईयर में आपका एग्जाम हुआ है। तो ये आपने एंट्री फिल कर दी। फिर यहाँ पर जब आप अपना नाम मेंशन करेंगे, जैसे LALIT ललित आपने लिखा, फिर आप एक बॉक्स छोड़ दीजिए, फिर आप लिखिए राठी, RATHI राठी। अगर आपको लगता है कि आपने जैसे ललित लिखा और आपका एक बॉक्स छोड़कर इतना बड़ा सरनेम है कि वो इन बॉक्सेस में नहीं आएगा, तो आप सीधा निचले वाले बॉक्स में लिखिए, वो बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि आप यहाँ तक लिखिए और फिर एक वर्ड जो शब्द है वो आपका यहाँ पर आ रहा हो, तो वो भी सही नहीं रहेगा, है ना। तो आप यहाँ पर लिखिए, अगर आपका जो सरनेम है वो इतना बड़ा है कि आपको नीचे जाना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट बॉक्स में आप लिखें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आप यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट मेंशन कर देंगे। एग्जाम सेंटर की हम सेंटर कोड की हम बात कर लेते हैं, तो जो सेंटर कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, मतलब जहां पर आपका सेंटर गया है, आपके कॉलेज का सेंटर गया है, उसका एक कोड होता है, वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है। तो आप वहां पर अपना एडमिट कार्ड देखेंगे और एडमिट कार्ड में जो सेंटर कोड दिया हुआ है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सपोज जैसे 011, इस तरीके से आपका सपोज कोई भी कोड, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये है तो आप ये मेंशन कर देंगे। तीनों में अगर आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3, तो आप इस तरीके से मेंशन करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सेंटर कोड। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एंट्री करते हुए बताया था कि जो नंबर आप फिल कर रहे हैं बॉक्स में, उसके नीचे अगर सर्कल गिवन है तो आप उसको भी फिल करेंगे। जैसे हमने सपोज जो कोड लिखा सेंटर का, वो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 1 2 3, है ना, तो आप 1 को डार्क कर देंगे बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है किस तरीके से आपको डार्क करना है उसी तरीके से आप करेंगे तो आपका बेहतर रहेगा, और आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं आएगी जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको डार्क कर देंगे बेहतर तरीके से, जिससे कि कंप्यूटर अच्छी तरीके से रीड कर सके। ये हो गया, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक होती है वो आपकी ऑनलाइन इवोल्यूशन होता है, आपकी कॉपी स्कैन होती है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि कोशिश करें ये जो एंट्रीज आप कर रहे हैं, तो प्लीज आप ये सारी एंट्री वॉल पेन से करें, जेल पेन का यूज ना करें। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में भी वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग द अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल इन द बॉक्सेस। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी कॉपीज जाती हैं यूनिवर्सिटी चेक होने, तो वो जेल पेन क्या होता है, अगर उसको थोड़ी सी भी नमी कहीं से मिल गई तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है उसकी इंक। इस वजह से इस चीज को अवॉइड किया जाता है। आगे अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स यूज्ड, तो ये बी आर्क के लिए है, आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पर, स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। आपका स्टेटस कैसा है, किस तरीके के आप स्टूडेंट हैं। तो अगर चूंकि आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, नया एडमिशन आपका है, तो आप यहाँ पर रेगुलर को ही फिल करेंगे। अदरवाइज आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं ये आप अपनी कॉलेज में पता कर सकते हैं। अगर आप फेल हो गए हैं तो 2 तरीके के वहां पर स्टूडेंट रहते हैं, री एडमिटेड और एक्स स्टूडेंट। तो ये स्टेटस आप अपने कॉलेज से पता करके रखें कि हम कौन से स्टूडेंट हैं, तो वही आप यहाँ पर फिल करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, क्लियर। और अगर कोई बच्चा पास आउट हो गया है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, या वो बीटेक भी क्लियर कर चुका है, तो वो यहाँ पर कैरी ओवर फिल करेगा। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इस बार ही बीटेक में एडमिशन लिया है, पहले सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो रेगुलर वाले को डार्क कर देंगे सर्कल को, और कुछ यहाँ पर आपको नहीं करना। फिर आते हैं, देखिए आंसर बुकलेट नंबर यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, जो आपको सीट मिली हुई है उस पर एक सीरीज दी होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आगे आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, फिर जैसे पेपर आईडी आपने लिखी थी पार्ट सेकंड में, इवोल्यूटर वाले में केवल आपने पेपर आईडी की एंट्री की थी, तो आप यहाँ पर भी आईडी की एंट्री करेंगे 1 2 3 4 5 6। और मैंने बताया ये कहाँ पर होती है मेंशन, ये आप जब पेपर आपको मिलता है तो तब उस पेपर पर गिवन होती है पेपर आईडी, वही आप यहाँ पर फिल करेंगे और वही आप पार्ट सेकंड में भी फिल करेंगे। ठीक है, ये हो गया पार्ट थर्ड जिसमें आपको ये एंट्री सारी करनी है। ठीक, अब आते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 में सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से। ये आपका जब एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उस पर रोल नंबर आपको दिया जाएगा, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ऐसे ही हमने पेपर आईडी फिल की थी 1 2 3 4 5 6, तो ये आप पेपर आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया 1 के नीचे आप 1 को सर्किल करेंगे, डार्क कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ये फिल करना है। फिर 2 के लिए आप 2 को सर्किल कर देंगे, तो इस तरीके से आप डार्क करते चले जाएंगे हर एक बॉक्स को। ठीक है, फिर 3 के नीचे आप 3 को डार्क करेंगे, है ना, ये हो जाएगा 3 के लिए।
और आपका 4 जब आप करेंगे तो 4 के लिए आप यहाँ पर 4 को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है? और फिर आप यहाँ पर 5 को डार्क कर देंगे इस तरीके से। तो मतलब जो बॉक्स में आपने ऊपर लिखा है बेटा, उसी के नीचे आपको डार्क करना है। कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं कि सारे बॉक्सेस जो होते हैं, उसमें जो भी लिखा है वो एक ही लाइन में डार्क कर देते हैं। ये बच्चे, क्योंकि हमें पता है बेटो, हमें पता है कि आप बच्चे किस तरीके की गलतियाँ कर देते हैं। इसी वजह से आपको कोई भी मिस्टेक ना करें आप एग्ज़ाम कॉपी में, ये आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ आपका क्या होता है, रिज़ल्ट रुक जाता है और फिर आप यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते हैं, कॉलेज में परेशान रहते हैं, इधर से उधर ये लेटर लिखोगे, वो लेटर लिखोगे, वो परमिशन लोगे, तो बहुत सारी समस्याएँ आपको आगे सामने आ जाएँगी फिर, है ना? तो उसी से बचने के लिए आप इस तरीके से एंट्री फिल करेंगे, फिर सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर आप इसको डार्क कर देंगे सर्किल को, ठीक है? फिर आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे, जिस तरीके के सिग्नेचर आपने पहले किए थे, ठीक है? आपके एडमिट कार्ड पर हुए हैं, ठीक है? तो ये आपके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो गए। इन्विजिलेटर कोड ये अब नहीं होता है, जो न्यू कॉपी आपको देखने को मिलेगी उसमें इन्विजिलेटर कोड नहीं आता है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर हो जाएंगे और यहाँ पर मोहर होती है जहाँ पर आपका सेंटर होता है उसकी, ठीक है? तो ये थोड़ा मेरे पास पुरानी कॉपी थी और यहाँ पर इन्विजिलेटर, बस आपको केवल और केवल यहाँ पर ये सिग्नेचर करने हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 हो जाता है जो आपकी कॉपी का दिया हुआ है। तो ये सारी एंट्रीज आपको फिल करनी है और कोई एंट्री आपको यहाँ पर फिल नहीं करनी होती है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी होंगी, ठीक? अब जो मैंने कॉपी का सीरियल नंबर आपको बताया वो क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। कुछ एडमिट कार्ड जब आप देखेंगे अपना, तो नीचे आपको पूरी डेट शीट उसमें दी होती है सब्जेक्ट कोड के साथ, फिर उसका सब्जेक्ट का नाम होता है, एग्जाम डेट होती है, टाइमिंग होती है और आंसर बुकलेट नंबर होता है। ये आपका डेट शीट के साथ ये चीजें दी होती हैं और उसमें सारी डेट्स मेंशन होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर 13 तारीख को है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 15 को है, मैथमेटिक्स का 18 को है, फिर मैकेनिक्स का 20 को है और ईवीएस का आपका 22 को है। तो ये सारी डेट्स यहाँ पर इस तरीके से मेंशन होंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंसर बुक नंबर, तो आप अगर ध्यान से देखें तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको ये नंबर दिया होता है, आंसर बुकलेट नंबर। ये तो ये आंसर बुकलेट नंबर हर पेपर में आप जरूर लिख कर लेकर जाएंगे। अगर आपकी माना कोई समस्या होती है और आपका एब्सेंट आ जाता है या आपका रिजल्ट अपडेटेड नहीं होता है, तो यही आंसर बुकलेट नंबर के माध्यम से आप जाएंगे पहले अपने कॉलेज में, फिर अपने कॉलेज से एक लेटर लेकर फिर आप जहां पर आपका पेपर था उस सेंटर पर जाएंगे, उनको ये दिखाएंगे। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आजकल तो डिजिटल इतनी सारी चीजें हो गई हैं, जैसे ही आपका पेपर खत्म हो, आपने सारे आंसर बुकलेट नंबर लिखे हुए हैं अपने एडमिट कार्ड पर, अगर एडमिट कार्ड खो भी जाता है तो उसका सबसे ईजी तरीका ये है कि आप उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने फोन में स्टोर जरूर कर लें, ठीक है? इन फ्यूचर कब काम आ जाए कोई प्रॉब्लम कोई कह नहीं सकता है ना? जब तक आपका रिजल्ट ना आए कंप्लीटली डिक्लेयर होकर, तब तक आप इसको जरूर रखें। तो आपकी जो भी आंसर बुकलेट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आपकी जो भी हर एक क्वेश्चन पेपर में आपका जो आंसर बुकलेट नंबर होगा वो अलग ही होगा। तो आप वो सारी आंसर बुकलेट नंबर जो है यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 8 2 3 5 7 3 2 1 9, इस तरीके से। तो सभी पेपर्स की आप आंसर बुकलेट जरूर लिख कर लेकर आएंगे। और ये काम आप कब करेंगे, जब आप लास्ट का जो आर आपका बचता है उसमें 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा इसको फिल करने में, वो जरूर आप फिल कर लें, ठीक है? क्लियर हुआ? ये एंड में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आप फिल कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप बाई मिस्टेक गलती से किसी दूसरी सीट पर बैठ गए और आपने वही एंट्री कर ली, तो फिर आप उसको कट करके दोबारा लिखोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप इसको बाद में ही लिखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है? तो ये आपका एडमिट कार्ड पर एंट्री आपको जरूर कर कर लेकर जानी है, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है फाइनल स्टेप। तो ये आपका था कि कैसे आपको एकेट्यू में जो आपको कॉपी मिलेगी उसका फ्रंट पेज जो है, पहला पेपर है, उसमें कैसे एंट्री आपको करनी है कि आप सुनिश्चित रहें कि कोई भी गलती ना हो। और हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि आपको ना तो टिक करना है, जैसे मैंने बताया, ना क्रॉस करना है, ना सर्किल को इस तरीके से छोड़ना है, ना सर्किल को आधा सर्किल डार्क करना है। इन सब से बचना है और साथ ही साथ कहीं पे भी आपको व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो आप व्हाइटनर नहीं लगाएंगे। अगर आपने व्हाइटनर लगा दिया तो वो आपकी कॉपी चेक होने से मतलब उसमें कहीं ना कहीं समस्या आएगी, क्योंकि जब ये कॉपी आपकी स्कैन होती है तो इस बार जो कोड आप फिल करते हैं, ये सर्किल डार्क करते हैं ना, ये जो डार्क एंट्रीज करते हैं आप सर्किल में, उन्हीं से रीड की जाती है। तो फिर वहां पर समस्या आती है। व्हाइटनर को वो स्कैन नहीं करता है, मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए केयरफुली आप अपनी एंट्री करें। उसके लिए आप एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, जैसे 9:30 से आपका एग्जाम है, तो कोशिश करें कि आप 9 या 9:10 तक अपने रूम में पहुंच जाएं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम के टाइम पर उन 3 घंटे में टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप समस्या आपके सामने ही आएगी। सपोज आप 9:28 पर ही गए हैं क्लास में, तो एक तो आप खुद हड़बड़ाए हुए हैं कि आप लेट हो गए हैं, है ना? और जब आप एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं। और सपोज आपका पेपर की बेल हो गई 9:30 बजे, तो आप अगर उससे 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो आपने एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन का जो समय था वो केवल एंट्री में ही निकाल दिया। तो आप कोशिश करें कि आप
कम से कम 9:15 तक तो ज़रूर पहुँच जाएँ अपने क्लासरूम में। तो जो आपके पास कॉपी है उसकी एंट्री उस समय में आप कर लें और अपना समय बचाएँ, मैनेजमेंट करें अपने समय का, कि बाद में आपको एंट्री ना करनी पड़े। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे राइट हैंड में उसमें रोल नंबर लिखने को दिया जाता है, उसमें आप रोल नंबर लिखेंगे अपना, और जो उसपे पेपर आईडी दी हुई है, वो पेपर आईडी जहाँ-जहाँ मैंने आपको बताया है, वहाँ-वहाँ आप फिल कर लेंगे। ये 2 काम होते हैं जब आपको पेपर मिल जाता है। बस, और पहले से ही आपकी सारी एंट्री है, तो आपको कोई समय बर्बाद नहीं होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा। ठीक है? ये आपकी हो गया कि कैसे आपको कॉपी फिल करनी है, मैं बता देता हूँ। और ये समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जी-जान से अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी समय जैसे भी आपका मिले, निकालें पढ़ने के लिए, पढ़ें, है ना? और जैसे आप देख रहे होंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स की एक महामैराथन वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, लगभग 6 घंटे की है, और अगर आप उस वीडियो को देखें और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखें, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ वहाँ से आपका लगभग 50% डेरिवेशन पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बार-बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, मैंने जो भी टॉपिक वहाँ पर इंक्लूड किया है, उसमें आपका स्टार्टिंग से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तक सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड हैं। अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बेहतर तरीके से मैंने उसको मैनेज करके आपको प्रोवाइड कराया है। वो वहाँ पर है। पूरी कंप्लीट फिजिक्स की वीडियोज़ आपको अवेलेबल है हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, कोई भी आपको चार्जेज़ नहीं देनी है। तो आप सुनिश्चित होकर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी वहाँ पर कराए गए हैं, ठीक है? 2 मार्क्स के भी कराए गए हैं, 7 मार्क्स के भी आपको बताए गए हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ मैंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए आपको एक पीडीएफ भी भेजी हुई है टेलीग्राम चैनल पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम चल ही रहा है, जैसा आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की डे बाय डे आपको वीडियोज़ मिल ही रही हैं। वन शूट वीडियोज़ भी आपको मिल रही हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ईवीएस आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पाँचों की पाँचों यूनिट आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, और साथ ही साथ एक बेहतरीन तरीके से मैंने 2 मार्क्स यानी कि जो क्वेश्चंस हैं, उनकी फॉर्म में कंप्लीट ईवीएस का हर एक टॉपिक को इंक्लूड करते हुए रिवीजन भी आपका कराया हुआ है 1 घंटे के अंदर-अंदर। तो अगर आप उसको भी देख लेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है एनवायरनमेंट में किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीटली अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। कहीं पे भी कोई समस्या है तो आप बेहिचक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में वीडियो के कमेंट लिख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमने दिया हुआ है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सारे पीडीएफ नोट्स ईज़ी वे में मिल जाएँगे, ठीक है? और साथ ही साथ समय कम है, तो आप अपनी तैयारी करने के लिए जो वन शॉट वीडियोज़ हैं, उनको देखना शुरू करिए। वन शॉट वीडियोज़ का बेनिफिट लीजिए, जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ अगर आप रेगुलर पढ़े हुए हैं, तो वन शॉट वीडियोज़ आपको किस तरीके से देखनी है, आप उसकी स्पीड बढ़ाकर देखिए, 1.5 पर देखिए। और अगर आप केवल अभी पढ़ रहे हैं, तो वो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन शॉट वीडियोज़ आपको बेटा इस तरीके से प्रोवाइड कराई गई हैं कि आपको ज़ीरो से हीरो तक लेकर गए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आप उसको अगर नॉर्मल स्पीड पर भी देखेंगे, तो वहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। न्यूमेरिकल पोर्शन को इतने बेहतर तरीके से आपको वन शॉट वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि आप एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल्स जब देखेंगे, तो आपको कहीं किसी भी न्यूमेरिकल में समस्या नहीं आएगी, चाहे आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के न्यूमेरिकल की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल की बात कर लीजिए, या फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स की बात कर लीजिए, कहीं पे कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ये गारंटी है, ठीक है? तो इंजीनियर्स गेटवे आपके साथ है, मेहनत आपको करनी है, हम मार्गदर्शन के लिए हमेशा आपके साथ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ हैं। कोई समस्या आपको होती है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी समय है, लगभग 10 से 15 दिन आपके पास हैं, वो भी बहुत हैं। लेकिन उनका यूटिलाइज़ेशन आप कैसे करते हैं, समय में से समय कैसे आप निकालते हैं, वो मायने रखता है। वही चीज़ है कि आप आगे बढ़ेंगे या फिर अपने सब्जेक्ट में लैग करेंगे। तो यही चीज़ आपको मैनेज करके चलनी है। एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, कैसे आपको रणनीति बनानी है पढ़ने की, उसको आप ज़रूर देखें, कहीं न कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, अब भी और एग्ज़ाम के टाइम में भी। यानी कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, तब भी उस वीडियो का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखें, पैनिक ना हो, आराम से रिलैक्स ऑफ माइंड से जो भी पढ़ें। अब देखिए, अब आपके पास ऐसा टाइम है कि आप जो भी पढ़ें, जो भी आपको पढ़ना है ना? वो ऐसा पढ़ें कि उसमें आप कोई छोड़े ना। क्योंकि क्या होता है, बच्चे कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कोई टॉपिक उन्होंने पढ़ा, सपोज़ हमने माना कि उन्होंने टॉपिक पढ़ा के मैप। के मैप तो उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन के मैप उन्होंने माना 2 वेरिएबल पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, इनफ बस। लेकिन 5 भी है आपके सिलेबस में बेटा, 6 भी है। अगर आपने 5-6 छोड़ दिया, तो अगर क्वेश्चन 5-6 का आ गया, तो आपने जो 2-3-4 पढ़ा था वो भी खत्म, उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ज़ीरो से टॉप लेवल तक पढ़ें, यानी कि किसी भी तरीके का उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तो वो आप करके आएँगे, अटेम्प्ट करके आएँगे ही आएँगे। फिर आपका कोई भी उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 5 यूनिट मत करो, आप 3 यूनिट करो।
और देखना आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप 70 से 75% पेपर कवर कर चुके होंगे उन 3 यूनिट से ही। लेकिन वो 3 यूनिट ऐसी हो कि उसमें से कुछ भी आ जाए, वो आप छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ना हो कि 3 यूनिट तो आपने पढ़ी और जो 3 यूनिट में से नहीं पढ़ा था वही एग्जाम में आ गया। तो वो जितना भी पढ़ा था वो तो वेस्ट हो गया ना, है ना? तो अब समय ऐसा है कि जो भी पढ़ो ऐसा पढ़ो कि आपका पेपर में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटेगा। और अभी मैं जल्दी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज आपको बताऊंगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको केवल पढ़नी है। फिजिक्स की आपकी अवेलेबल है, जब आप 2 मार्क्स की वन शूट वीडियो देखेंगे या प्रीवियस ईयर के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनकी वीडियो देखेंगे, 7 मार्क्स वाली देखेंगे, तो फिजिक्स का आपको अंदाजा लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन को इतने बेहतर तरीके से 2 वीडियोस में मैंने कवर कराया। सबसे पहले मैंने आपको प्रोवाइड कराया कि आपके इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में मैंने आपको कवर अप कराई। फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो मैंने आपको कवर कराए हैं। तो अगर आपने वो 2 वीडियो देख ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप न्यूमेरिकल छोड़ के ही नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन उसके लिए आप जब वीडियो देखें तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पोर्शन को केवल वीडियो देखकर सुनकर याद करने की कोशिश करेंगे तो गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम में परफॉर्म करके आए। जब तक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के लिए आप पेन और पेंसिल या फिर अपने नोटबुक का यूज नहीं करेंगे तो तब समस्या आपके सामने आएगी ही आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन कैसा लगा उसके लिए जैसे हर बार की तरह मैं कहता हूँ कमेंट आप अपना प्यारा सा जरूर करें। कोई भी सजेशन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो में कहीं पे कोई मिस्टेक किसी भी बच्चे को कहीं पर लगती है तो प्लीज उसी समय टाइम मेंशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, कि ताकि और कोई बच्चा देखे तो वो मिस्टेक ना करे। देखिए वीडियोस बनाते हैं तो उसमें हो जाती हैं थोड़ी बहुत मिस्टेक, तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर मिस्टेक हुई है तो आप तुरंत उसी टाइम पीरियड को लिख कर और वहां पर कमेंट जरूर कर दें, उसको आपका सही कर दिया जाएगा और वो आने वाले बच्चे जो भी उसको वीडियो को देखेंगे तो वो उस समस्या से बच जाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे एग्जाम में। ड्यूरिंग द हॉल जब आप जाकर बैठेंगे और एंट्री आप सही से कर लेंगे। देखिए जब आप, मैंने आपको बताया आप घर से जब एग्जाम देने निकलते हैं तो अगर आप एग्जाम सेंटर पर टाइम पे पहुंचे तो आपने 1% अपना काम कर लिया, यानी कि कॉन्फिडेंस आपका सही है। फिर आप एग्जाम हॉल में गए, आपकी एंट्री सारी ठीक हो गई तो आपने फिर 5% अपना काम पूरा कर दिया है। 100 जो आपको 100% करना है एक अच्छे एग्जाम के लिए, उसमें से आपने 6% पोर्शन अपना बिल्कुल सही तरीके से कर लिया। अगर आपको ये चीज मतलब महसूस नहीं हो रही है तो आपने अगर कभी किसी एग्जाम में आप लेट हुए हैं तो आप खुद देख सकते हैं, उसमें खुद आपने महसूस किया होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वहां पर लूज हो जाता है और आप थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ बार बार, आप समय से टाइम पर एग्जाम में पहुंचे, फिर एग्जाम सेंटर के साथ एग्जाम हॉल में जहां पर आपका एग्जाम होना है, जिस रूम में आपका एग्जाम होना है उस पर समय में पहुंचे, समय से पहले आप अपनी एंट्रीज फिल कर लें तो आपकी कोई समस्या नहीं होगी, स्मूथली आपका एग्जाम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके और जो प्रॉब्लम उनको होती है कॉपी फिल करते हुए वो समस्या उनको ना हो। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।